क्लोरोप्लास्ट में और क्रोमेटोफोर में क्या डिफरेंस है? क्रोमेटोफोर में और क्लोरोप्लास्ट में क्या चल रहा है अपना बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरियल सेल या कौन सी सेल, कौन सी क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाएगा? प्रोकैरियोटिक सेल की स्ट्रक्चर समझाइए। ठीक है, अपने सारे टॉपिक जो रहना इनको अपने को डिफाइन करना पड़ेगा। अब देखिए अपनी बैक्टीरियल सेल की स्ट्रक्चर के बारे में हमने पढ़ा। सबसे बाहर की तरफ 3 परतें होती है। इसके बाद हमने पढ़ लिया इसके राइबोसोम के बारे में, हमने पढ़ लिया इसके प्रोटोप्लाज्म के बारे में। ठीक है, अगला अपना जो टॉपिक है वो पढ़ेंगे हम इसके क्रोमेटोफोर के बारे में। क्रोमेटोफोर मैंने आपको ये बताया कि बैक्टीरियल जो सेल होती है इसके अंदर झिल्ली युक्त कोशिका का अभाव होता है। ठीक है, होता क्या है, बैक्टीरियल सेल प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं उनके चारों तरफ मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट के चारों तरफ तो मेम्ब्रेन पाई जाती है ना। क्लोरोप्लास्ट तो अपना डबल मेम्ब्रेन से लेयर्ड है। ठीक है, और एक तरफ हम बोल रहे हैं कि ये जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरियल सेल होती है ये क्या करती है, फोटोसिंथेसिस करती है। तो फिर ये क्लोरोप्लास्ट तो इसके पास है ही नहीं, तो फिर ये फोटोसिंथेसिस कैसे होगी? तो इसके लिए इसमें क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक विशेष प्रकार की संरचना पाई जाती है। सिक्के की ढेरी की बातें हम पढ़ते आ रहे हैं एट 10th क्लास, और इस संरचना को अपने क्या नाम देते हैं? थाइलेकोइड के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं अपने? थाइलेकोइड। ठीक है, थाइलेकोइड। ये थाइलेकोइड जो है ये तो बैक्टीरियल सेल के अंदर प्रेजेंट रहती है, लेकिन इनके चारों तरफ जो मेम्ब्रेन होनी चाहिए वो मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। ठीक है, तो ये थाइलेकोइड कहाँ रहेंगे? प्रोटोप्लास्ट के अंदर स्वतंत्र रूप से पड़े रहेंगे, और इन थाइलेकोइड को प्रोटोप्लास्ट में स्वतंत्र रूप से बिखरी हेडिंग डालिए क्रोमेटोफोर, इसमें लिखिए क्रोमेटोफोर। देखिए कुछ बैक्टीरिया स्वकोषी होते हैं। स्वकोषी होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा, जो फोटोसिंथेसिस क्रिया द्वारा, जो प्रकाश संश्लेषी क्रिया द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं। भोजन का निर्माण करते हैं। जैसे रोडोस्पाइरिलम, प्रोमेटियम, क्लोरोबियम, इसके एग्जाम्पल है। जैसे बैक्टीरिया जो फोटोसिंथेसिस करते हैं। ठीक है, क्लोरोबियम। अब देखिए एक प्लांट जो फोटोसिंथेसिस करता है और एक बैक्टीरिया जो फोटोसिंथेसिस करता है, इसमें डिफरेंस है। पहला डिफरेंस तो क्या है, जो एक प्लांट फोटोसिंथेसिस क्रिया करता है ना, इस प्लांट के द्वारा H2O का उपयोग किया जाता है। ठीक है, H2O का यूज होगा तो बाहर कौन सी गैस निकलेगी? ऑक्सीजन निकलेगी। सिंपल है, फोटोसिंथेसिस के दौरान बाहर कौन सी गैस निकलेगी? ऑक्सीजन। लेकिन ये जो बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस करेंगे ना, ये किसका यूज करेंगे? H2S का। तो बाहर कौन सी निकलती है गैस? सल्फर गैस। ठीक है, ये दोनों में डिफरेंस हो गया। दूसरा मेजर डिफरेंस कौन सा है? प्लांट सेल जब फोटोसिंथेसिस करती है तो क्लोरोप्लास्ट का यूज किया जाता है। फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है? क्लोरोप्लास्ट में। और बैक्टीरियल सेल जो फोटोसिंथेसिस करेगी तो क्रोमेटोफोर में ये क्रिया
तीसरा डिफरेंस क्या है, प्लांट सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन लेयर्ड होते हैं जबकि ये मेम्ब्रेन लेस होते हैं। ठीक है, तो ये मुख्य अंतर है। क्लोरोफिल ए नाम सुना है, सूत्र बता दीजिए। क्लोरोफिल ए ठीक है, तो ये किसका है, क्लोरोफिल ए का, जिसे हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल क्लोरोफिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सार्वत्रिक। कोई हरा पादप है, कोई भी हरा पादप है, उसके अंदर क्लोरोफिल ए प्रेजेंट है। कई प्रकार के होते हैं, ए बी सी डी ई, इनमें से कोई भी ग्रीन प्लांट है उसके अंदर आवश्यक रूप से कौन प्रेजेंट है, क्लोरोफिल ए। तो ये भी आपका नीट एग्जाम का क्वेश्चन है कि कौन सा क्लोरोफिल यूनिवर्सल क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल ए होता है। तो इनके अंदर, पादपों के अंदर, प्लांट के अंदर क्लोरोफिल ए पाए जाते हैं, जबकि बैक्टीरिया के अंदर अपने देखेंगे कि यहाँ ये जो वर्णक होते हैं ये क्रोमेटोफोर के रूप में होते हैं। तो इनके एग्जाम्पल अपने अलग ही आएंगे, क्लोरोविरिडीन आ गया, बैक्टीरिया क्लोरोफिल आ गया। बैक्टीरिया के अंदर क्लोरोफिल होता है, उसे हम नाम क्या देते हैं, बैक्टीरियल क्लोरोफिल के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंस है, अपने को अच्छी तरह से ध्यान देना। अगली लाइन से लिखिए, बैक्टीरिया प्रकाश संश्लेषण के दौरान ड्यूरिंग दी फोटोसिंथेसिस बैक्टीरियल सेल यूज ऑफ H2S। बैक्टीरिया प्रकाश संश्लेषण के दौरान, H2O के स्थान पर H2S का यूज करते हैं। H2O के स्थान पर H2S का यूज करते हैं। H2S का यूज करते हैं, H2S का यूज करते हैं। अगली लाइन से लिखिए, फोटोसिंथेसिस क्रिया, प्रकाश संश्लेषण क्रिया क्रोमेटोफोर में होती है। क्रोमेटोफोर में होती है जहां बैक्टीरिया क्लोरोफिल ए, जहां बैक्टीरिया क्लोरोफिल ए, बैक्टीरिया क्लोरोफिल ए तथा बैक्टीरिया क्लोरोफिल डी, बैक्टीरिया क्लोरोफिल डी, या इसका दूसरा नाम क्या है, बैक्टीरियोविरिडी, बैक्टीरियोविरिडी, विरिडी, विरिडी, बैक्टीरियोविरिडी। मुख्य विरिडीन, हाँ डी का सेकंड नाम है, डी को ही बैक्टीरियोविरिडीन के नाम से जानते हैं। मुख्य वर्णक पाए जाते हैं, मुख्य वर्णक पाए जाते हैं, मुख्य वर्णक पाए जाते हैं। अगले लिखिए, कुछ प्रकाश संश्लेषी जीवाणुओं में सम फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, कुछ प्रकाश संश्लेषी जीवाणुओं में बैक्टीरियोक्लोरोफिल ए तथा बैक्टीरियोक्लोरोफिल ए तथा, यहाँ ए वाले स्थान पे आप सी कर लीजिए, सी मेजर COD होते हैं। बैक्टीरियोक्लोरोफिल ए तथा बी भी पाए जाते हैं, बैक्टीरियोक्लोरोफिल ए तथा बी भी पाए जाते हैं। देखिए मुख्य कौन से होगी, बैक्टीरियोक्लोरोफिल सी और डी। मुख्य कौन से, बैक्टीरियोक्लोरोफिल सी और डी। लेकिन कुछ के अंदर बैक्टीरियोक्लोरोफिल ए और बी भी प्रेजेंट रहते हैं।
ध्यान दीजिएगा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और आपसे बीएससी पार्ट फर्स्ट के अंदर भी पूछा जाएगा कि बैक्टीरिया के अंदर कौन सा क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। बैक्टीरिया में कौन सा क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। आपका आंसर क्या आएगा? बैक्टीरियो क्लोरोफिल सी एंड बैक्टीरियो क्लोरोफिल डी। ठीक है, आपका आंसर क्या होगा? बैक्टीरियो क्लोरोफिल सी और बैक्टीरियो क्लोरोफिल डी, जिसका दूसरा नाम क्या है? बैक्टीरियो विरिडी। अब कुछ एक ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिनके अंदर बैक्टीरिया क्लोरोफिल ए और बी भी पाए जाते हैं, लेकिन वो कॉमन क्लोरोफिल ए तथा बी से अलग होते हैं। ठीक है, इनके साथ इनकी कोई सिमिलरिटी नहीं, कोई समानता नहीं, क्योंकि ये अपने ए के लिए सूत्र है, बी के लिए कौन सा आएगा? ये आएगा। तो ये ऑर्गेनाइजेशन, संगठन, स्ट्रक्चर बैक्टीरियल क्लोरोफिल ए और बी की नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ अपने को याद रखना है कि बैक्टीरिया में फोटोसिंथेसिस क्रिया के लिए उत्तरदायी क्लोरोफिल कौन से है? सी और डी। डी का दूसरा नाम कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछा जाता है, ये इस नाम से नहीं देगा। बैक्टीरिया के अंदर कौन सा क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस करता है? बैक्टीरियो विरिडी। ठीक है, सी और डी मेन है क्या? हाँ, और ए और डी सारे कभी कभी होती है। ए और डी, हाँ, ए और बी। पहले आपने ए हाँ हाँ, उसको सी करना है ना, ए वाले को सी करना है। और सी। हाँ, ए वाले को सी। ठीक है, पहले जो मैंने ए करवाया है ना, उसको सी करना है। सी और डी क्या है? मैन है। ठीक है, ये तो हर एक बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट है, और ए और बी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते। ठीक है, अगले लाइन से लिखिए। बैक्टीरिया में थाइलेकोइड, बैक्टीरिया में थाइलेकोइड या लेमिला, थाइलेकोइड या लेमिला, थाइलेकोइड या होती है, उपस्थित होती है, जिसे क्रोमेटोफोर कहते हैं, जिसे क्रोमेटोफोर कहते हैं। अब समझ में आया? डिफाइन द वर्ड क्रोमेटोफोर। क्वेश्चन क्या आता है? व्हाट इज क्रोमेटोफोर? क्रोमेटोफोर क्या है? क्रोमेटोफोर इज द लेमिला एंड थाइलेकोइड। ठीक है, क्लियर है? क्रोमेटोफोर क्या है? लेमिला या थाइलेकोइड, जो बैक्टीरियल सेल के अंदर स्वतंत्र पाए जाते हैं, फ्री पाए जाते हैं, विदाउट मेम्ब्रेन पाए जाते हैं, इन्हें हम क्या करेंगे? क्रोमेटोफोर कहेंगे। ठीक है, लेमिला या थाइलेकोइड जो बैक्टीरियल सेल के अंदर फ्री है, स्वतंत्र है, विदाउट मेम्ब्रेन है, इनको हम क्या कहेंगे? क्रोमेटोफोर कहेंगे। तो ये हो गया अपना क्रोमेटोफोर। इतना याद रखना है क्या? बैक्टीरिया क्लोरोफिल सी एंड बैक्टीरिया क्लोरोफिल डी या बैक्टीरियो विरिडीन, क्लोरोफिल जो प्रेजेंट होते हैं वो लेमिला या थाइलेकोइड में प्रेजेंट होते हैं, जो कि स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं, इनको क्रोमेटोफोर कहा जाता है, जो कि बैक्टीरियल सेल में फोटोसिंथेसिस क्रिया को करने के लिए आवश्यक स्पेस प्रोवाइड करवाता है, आवश्यक स्थल उपलब्ध करवाता है। क्लियर है? ठीक है, अगले लाइन से लिखिए। न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियोइड इसे बोलते हैं केंद्र का। न्यूक्लियोइड या इसी का दूसरा नाम है जीनोफोर। जीनोफोर और नाम है इसका प्रोकैरियोन। प्रोकैरियोन, अब देखिए अपने को रटना कुछ भी नहीं है। प्रोकैरियोन, मैंने आपको जो प्रोकैरियोटिक शुरू करवाया था तब मैंने क्या बताया था कि इनके अंदर न्यूक्लियस जो होता है उसके चारों तरफ न्यूक्लियस मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, नहीं पाई जाती, ये बताया था। वो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन रहित न्यूक्लियस जो है उसका ही ये नाम है न्यूक्लियोइड केंद्र का, जीनोफोर प्रोकैरियोन। ठीक है, तो ये किसमें प्रेजेंट होती है? सेल के अंदर
या अपने क्या पढ़ रहे हैं, बैक्टीरिया, बैक्टीरियल सेल के अंदर। डेफिनेशन रख दोगे इसकी। देखिए, प्रोकैरियोटिक कोशिका या जीवाणुओं में, प्रोकैरियोटिक सेल और बैक्टीरिया, प्रोकैरियोटिक कोशिका या जीवाणुओं में न्यूक्लियस मेम्ब्रेनलेस होता है, केंद्रक कला रहित होता है, केंद्रक कला रहित होता है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेनलेस होता है, केंद्रक कला रहित होता है, जिसे क्रोमेटिन बॉडी, जिसे क्रोमेटिन काय, जिसे क्रोमेटिन बॉडी या प्रारंभिक केंद्रक, इंसिपिएंट न्यूक्लियस, प्रारंभिक केंद्रक, प्रारंभिक केंद्रक कहते हैं। ऊपर वाले तीनों नाम साथ में, प्रारंभिक केंद्रक कहते हैं। क्वेश्चन किसी भी नाम से दिया जा सकता है, सारे एक ही स्ट्रक्चर के नाम है। किसके? बैक्टीरिया के अंदर पाया जाने वाला मेम्ब्रेन लेस न्यूक्लियस। क्लियर है? सारे किसी भी नाम से क्वेश्चन पुट करे, आंसर सबका एक ही आएगा। ठीक है। अब ये कंपटीशन एग्जाम का बड़ा फेवरेट टॉपिक है, न्यूक्लियोइड क्या है। सीधा देखो न्यूक्लियोइड क्या है। ठीक है, तो क्या है? बैक्टीरिया के अंदर पाया जाने वाला न्यूक्लियस जिसके चारों तरफ मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, क्या है? न्यूक्लियोइड। ठीक है। अब होता क्या है, केंद्रक के अंदर कौन सा जेनेटिक मटेरियल होता है? डीएनए होता है। और ये किससे घिरा रहता है? न्यूक्लियस मेम्ब्रेन से। यहाँ न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है ही नहीं, तो डीएनए क्या है? स्वतंत्र है, फ्री है। तो इस स्वतंत्र डीएनए युक्त इस स्ट्रक्चर को ही अपने क्या नाम दे देंगे? प्रोकैरियोन न्यूक्लियोइड या जीनोफोर के नाम से जानते हैं। सर क्रोमेटिन बॉडी का नाम क्या लिखा हुआ है? क्रोमेटिन बॉडी इसी का दूसरा नाम है। नहीं, इसके आगे इंसिपिएंट न्यूक्लियस, प्रारंभिक केंद्रक। ठीक है, इंसिपिएंस न्यूक्लियस, प्रारंभिक केंद्रक। इंसिपिएंट जो होता है शुरुआती होता है, इसको ही कहते हैं शुरुआती केंद्रक। ठीक है। अगले से लिखिए, बैक्टीरिया में केवल एक क्रोमोसोम होता है, जीवाणु में केवल एक गुणसूत्र होता है, केवल एक गुणसूत्र होता है। अर्थात इसके डीएनए को ही गुणसूत्र कहा जाता है। केवल एक क्रोमोसोम होता है, इसके डीएनए को ही गुणसूत्र कहा जाता है। डीएनए को ही क्रोमोसोम कहा जाता है, इसके डीएनए को ही गुणसूत्र कहा जाता है, जिसमें स्टोन प्रोटीन अनुपस्थित होती है। स्टोन प्रोटीन अनुपस्थित होती है। देखिए, अपन बनाते हैं यूकेरियोटिक सेल के अंदर क्रोमोसोम, तो निर्माण कैसे होता है, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है? 4 स्टोन ऑक्टेन। कौन कौन से? H2A, H2B, H3 और H4। प्रत्येक के 2 मॉलिक्यूल। कितने हो गए? 8। ये स्टोन ऑक्टेन, इसके चारों तरफ क्या है? डीएनए कुंडली है, और इसके द्वारा एक क्या बनता है? न्यूक्लियोसोम बनता है। ठीक है। इस प्रकार के कई सारे न्यूक्लियोसोम परस्पर मिलकर कौन सी संरचना बनाते हैं? सोलेनोइड। ठीक है। और ये सोलेनोइड स्टोन प्रोटीन के साथ मिलकर क्या बना देगा? सोलेनोइड स्ट्रक्चर स्टोन प्रोटीन के साथ मिलकर क्रोमोसोम बनेगा। ठीक है, इस प्रकार से होता है ना। लेकिन इनके अंदर क्या होगा? स्टोन एब्सेंट है। एक डीएनए है,
डीएनए यूकेरियोटिक के समान ही होता है, द्विकुंडली डबल हेलिक्स, ठीक है। लेकिन इसमें और यूकेरियोटिक डीएनए में डिफरेंस है। ये क्या होता है, वर्तुल होता है, सर्कुलर होता है, गोलाकार होता है, जिसको अपन क्या नाम देते हैं, प्लाज्मिड के नाम से, ठीक है। ये डीएनए क्या होता है, सर्कुलर होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, प्लाज्मिड। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, प्लाज्मिड क्या है। बैक्टीरियल सेल में पाया जाने वाला सर्कुलर डीएनए क्या है, प्लाज्मिड। अगला से लिखिए, जीवाणुओं में डीएनए डबल हेलिक्स होता है, द्विकुंडलित डबल हेलिक्स होता है, परंतु यह सर्कुलर वलयाकार या गोलाकार, परंतु यह सर्कुलर वलयाकार या गोलाकार पाया जाता है। वलयाकार या गोलाकार पाया जाता है, जिसे प्लाज्मिड कहते हैं, जिसे प्लाज्मिड कहते हैं, जिसे प्लाज्मिड कहते हैं। कभी कभी यह सर्कुलर डीएनए, कभी-कभी यह सर्कुलर डीएनए, समटाइम दिस सर्कुलर डीएनए, कभी-कभी यह सर्कुलर डीएनए प्लाज्मिड के साथ जुड़ा रहता है, कनेक्टेड विद प्लाज्मिड, प्लाज्मिड के साथ, मीजोसोम के साथ जुड़ा रहता है। कभी-कभी यह सर्कुलर डीएनए मीजोसोम के साथ जुड़ा रहता है, कनेक्टेड विद मीजोसोम, मीजोसोम के साथ जुड़ा रहता है। प्लाज्मिड तो एक बुद्धि है, मीजोसोम के साथ जुड़ा रहता है। अब देखिए, ये डीएनए है तो ये अपनी फोटोकॉपी भी, रेप्लिकेशन भी करेगा, फोटोकॉपी भी तैयार करेगा। तो अगला से लिखिए, रेप्लिकेशन के दौरान, द्विगुणन के दौरान, रेप्लिकेशन के दौरान, द्विगुणन के दौरान डीएनए का वल्य रिंग, डीएनए का वल्य एक बिंदु से, डीएनए का वल्य एक बिंदु से टूट जाता है, एक बिंदु से टूट जाता है, तथा इसके कुंडल हेलिकल, इसके कुंडल खुल जाते हैं, इसके कुंडल खुल जाते हैं। खुलने के पश्चात, खुलने के पश्चात दोनों स्ट्रैंड पर, खुलने के पश्चात दोनों स्ट्रैंड पर दो नए सूत्र स्ट्रैंड बन जाते हैं, दो नए स्ट्रैंड बन जाते हैं। स्ट्रैंड बन जाते हैं। इस प्रकार एक डीएनए से, इस प्रकार एक डीएनए से, डीएनए के दो मॉलिक्यूल का निर्माण होता है। एक डीएनए से डीएनए के दो मॉलिक्यूल का निर्माण होता है, दो मॉलिक्यूल का निर्माण होता है, निर्माण होता है। अब देखिए, अपने को पता है कि इनके अंदर नाइट्रोजनी क्षारक डीएनए में कौन कौन से पाए जाते हैं, एडेनिन, थाइमिन,
एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन और साइटोसिन 4 प्रकार के होते हैं। बैक्टीरियल डीएनए के अंदर इनके अलावा भी कुछ अन्य क्षारक पाए जाते हैं। तो अगले लाइन से लिखिए, जीवाणुओं के डीएनए में एटीजीसी क्षारकों के अलावा कुछ अन्य नाइट्रोजन क्षारक भी पाए जाते हैं। कुछ अन्य नाइट्रोजन क्षारक भी पाए जाते हैं। जैसे मिथाइलेटेड क्षार, ब्रैकेट में लिख लेना, जी मिथाइल एमिनोप्यूरिन, एस मिथाइल साइटोसिन, जी मिथाइल एमिनोप्यूरिन, एस मिथाइल साइटोसिन भी उपस्थित होते हैं। मिथाइल एमिनोप्यूरिन, मिथाइल साइटोसिन भी प्रेजेंट होते हैं, उपस्थित होते हैं। तो ये हो गया इसका। अब देखिए ये डीएनए है, कहाँ प्रेजेंट है, ये इसके न्यूक्लियोइड में प्रेजेंट है। ये टूटेगा और टूटने के पश्चात इसके हेलिक्स दोबारा से रेप्लिकेशन करना शुरू कर देगी। प्रोसीजर रहेगी, दोनों हेलिक्स एक दूसरे से अलग होंगे, ठीक है, और दोनों हेलिक्स अलग होने के पश्चात प्रत्येक हेलिक्स पर एक नया स्ट्रैंड बनेगा। ये एक डीएनए से 2 डीएनए मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो जाएगा। इस दौरान एक स्ट्रैंड नया बनता है, दूसरा पुराना वही रहता है। इसे हम क्या कहते हैं, अर्धसंक्षी प्रतिपत्ति, ठीक है, सेमी रेप्लिकेशन के नाम से जानते हैं, ठीक है। अर्धसंक्षी, आधा भाग संरक्षित रहता है। तो ये हो गया अपना न्यूक्लियोइड में पाई जाने वाली प्रमुख स्ट्रक्चर। यहाँ अपने को पता है कि इनके बीच में क्या पाया जाता है, क्या पाए जाते हैं, बेस पाए जाते हैं, नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं, और बाहरी कुंडल किससे मिलकर बने होते हैं, शुक्र से, ठीक है, शर्करा से बने होते हैं। यहाँ शर्करा कौन सी, डीएनए के अंदर डीऑक्सी राइबोस शर्करा, ठीक है, आरएनए में राइबोस शर्करा होती है। तो ये एक न्यूक्लियोइड के अंदर पाए जाने वाले डीएनए की सामान्य स्ट्रक्चर होती है, बना है। ये तो ये अपना आज का टॉपिक हो गया। क्रोमेटोफोर के बाद न्यूक्लियोइड, जीनोफोर या प्रोकैरियोट, ठीक है, बना लीजिए। सर्कुलर डीएनए किसमें पाया जाता है, बैक्टीरियल सेल के अंदर। प्रोकैरियोटिक सेल या बैक्टीरियल सेल के अंदर पाया जाने वाला सर्कुलर डीएनए क्या कहलाता है, प्लाज्मिड कहलाता है। डेफिनेशन लिख लीजिए इसमें, जीवाणुओं में उपस्थित अतिरिक्त सर्कुलर डीएनए, एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए, जीवाणुओं में उपस्थित अतिरिक्त सर्कुलर डीएनए जो आनुवांशिक नियंत्रण, जेनेटिक कंट्रोल, जो आनुवांशिक नियंत्रण कर सकता है, जो आनुवांशिक नियंत्रण कर सकता है, प्लाज्मिड कहलाता है। प्लाज्मिड कहलाता है।
लिखी जेकब शेफर तथा वोलमैन ने इन्हें एपिसोम नाम दिया। इन्हें एपिसोम नाम दिया। एपिसोम नाम दिया। एपिसोम नाम दिया। एपिसोम नाम दिया। अगला लिखिए, यह डबल हेलिक्स डीएनए है। यह डबल हेलिक्स डीएनए है जिस पर जीन प्रेजेंट होते हैं। जिस पर जीन प्रेजेंट होते हैं। तो देखिए, जीन प्रेजेंट है तो सिंपल सी कहानी है, जीन क्या करेगी? जेनेटिक कैरेक्टर का ट्रांसफर करेगी। ठीक है, तो ये किसके लिए उत्तरदायी होता है? प्लाज्मिड आनुवंशिक लक्षणों के संचरण के लिए, जिस पर जीन प्रेजेंट होते हैं जो आनुवंशिक लक्षणों का नियंत्रण करते हैं, जेनेटिक कैरेक्टर का कंट्रोल करते हैं, आनुवंशिक लक्षणों का नियंत्रण करते हैं, जो आनुवंशिक लक्षणों का नियंत्रण करते हैं, आनुवंशिक लक्षणों का नियंत्रण करते हैं। ये कोशिका विभाजन के दौरान रेप्लिकेशन करते हैं, सेल डिवीजन के दौरान रेप्लिकेशन करते हैं। ये कोशिका विभाजन के दौरान रेप्लिकेशन करते हैं, कोशिका विभाजन के दौरान रेप्लिकेशन करते हैं। अब देखिए, क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज प्लाज्मिड? आंसर दे दोगे? यहाँ तक कंप्लीट हो गया। प्लाज्मिड क्या है? फिर टाइप ऑफ प्लाज्मिड, प्लाज्मिड के प्रकार, टाइप ऑफ प्लाज्मिड, ये दो प्रकार का होता है और वो प्रकार अपन करेंगे। ठीक है, देखिए होता क्या है,